बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इज़हार ख़ान। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ई स्टाम्प पेपर जनरेट होता है और जो कि गवर्नमेंट ने इसका सिस्टम चेंज किया है सिंध के अंदर, और एक वेबसाइट अपनी मुतारिफ़ कराई है ई स्टैम्प्स के नाम से, e-stamps.gos.pk। तो किस तरीके से चालान जनरेट होगा इसको हम आगे देखते हैं। इससे पहले ये होता था कि स्टाम्प पेपर इशू कराने के लिए आपको या तो स्टैम्प ऑफिस जाना पड़ता था या फिर आप स्टैम्प वेंडर से रब्ता करते थे, लेकिन अब ये काम गवर्नमेंट ने मज़ीद इसको ईजी कर दिया और आप इसको वेबसाइट के ज़रिए चालान जनरेट करेंगे। चालान जनरेट करने के बाद बैंक में जाएंगे और इसको डिपॉजिट कराएंगे और बैंक आपको स्टाम्प पेपर इशू करके दे देगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, और आगे चलने से पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ये जो जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ या प्रीवियस जो भी वीडियो बनाई है, ये इससे लर्निंग आपको मिलेगी और ये दूसरे लोगों के लिए भी सदका जारिया है, तो आप इसको आगे शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मैं आपको आज किस तरीके से ये चालान जनरेट होगा उसको मैं आपको सिखाता हूँ। e-stamps.gos.pk। आइए इस वेबसाइट के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस पर हम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हुई हुई है, लेकिन आपने इसको पूरा टाइप करना है www.e-stamps.gos.pk। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज आपके सामने खुलेगा जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को इंट्रोड्यूस कराया है। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो चालान फॉर्म नंबर 32A। इसको किस तरीके से जनरेट करेंगे, मुख्तलिफ़ काम हम प्रॉपर्टी में जब करते हैं तो ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखें ये एक डिस्क्लेमर जो है वो ऑप्शन खुल गया जिसके अंदर वजाहत की है कि आप इसको केयरफुली रीड कर लें। मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि फ़राहम की जाने वाली तमाम मालूमात मेरे शनाख्ती कार्ड में दिए गए कवायद के ऐन मुताबिक है। किसी भी किस्म की फ़राहम करदा गलत मालूमात और इनके नताइज की ज़िम्मेदारी ई स्टाम्प पेपर सर्टिफिकेट जारी करने वाले सरकारी इदारे या एजेंसी पर आयद नहीं होगी। तो लिहाजा आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन डेटा एंट्री करनी है वो बिल्कुल केयरफुली करनी है। मैंने इसको एग्री कर लिया। आगे जैसे ही मैंने एग्री किया, फॉर्म का अगला पेज आ गया। इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर डीड की डिटेल्स हैं, फिर कंफर्मेशन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाएंगे कि चालान को जनरेट करना है। बेसिक जो है पहला जो पेज है उसके अंदर हमने पहले ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा। चूँकि हम कराची में रहते हैं, कराची डिस्ट्रिक्ट मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद ताल्लुक़ आ गया। ताल्लुक़ के अंदर हमारा कौन सा है, कराची ताल्लुक़ है हमारा, हमने कराची सेलेक्ट किया। उसके बाद ई स्टाम्प पेपर की टाइप क्या है, टाइप हमें नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर इशू कराना है, क्योंकि नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर सेल डीड और दीगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी की उसमें नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर यूज़ होते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद डीड का नेम हमने देना है। इसमें देखें एक बुक का स्लोगन बना हुआ है, अगर आपको डीड का नाम नहीं मिल रहा हो या याद नहीं हो, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें खुल के आ जाएंगे। क्योंकि हमने सेल डीड बनानी है तो हमने सेल डीड के ऑप्शन को जाना है। सेल डीड ढूंढेंगे, सेल डीड का नाम हमें नहीं मिलेगा, और अगर सेक्शन याद है तो आप सेक्शन नंबर के ज़रिए इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता तो आपको नाम याद होना चाहिए किस डीड का। हम चूँकि सेल डीड बना रहे हैं, सेल डीड को ढूंढेंगे। अच्छा, इस चार्ट के अंदर लफ्ज़ सेल डीड कहीं नहीं मिलेगा आपको। सेल डीड का एक अदर नेम है कन्वेंस डीड। हम इसको सर्च जाएंगे, जैसे ही हम कन्वेंस डीड लिखेंगे, कन्वेंस डीड हमारे पास खुल के सामने 2-3 ऑप्शन आ गए। देखिए कन्वेंस डीड एक ये है और एक ये है। हमने जो सिलेक्ट करना है कन्वेंस डीड का आर्टिकल 1682 सेलेक्ट करना है, जो कि सेल डीड में यूज़ होता है। इसकी डिटेल भी लिखी हुई है कि कितनी स्टैम्प पेपर की वैल्यू है। आज 2022 अक्टूबर के महीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो स्टैम्प ड्यूटी 1% है। तो ये डीड हमने सेलेक्ट करनी है, कन्वेंस डीड 1682। इस विंडो को बंद करते हैं। यहाँ से हमने डीड सेलेक्ट करेंगे। जैसे सी लिखा मैंने, ये सी ऑप्शन में चला गया और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, डीड सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आते हैं चालान अमाउंट पेड बाय, कौन पे कर रहा है, सेलर पे कर रहा है या परचेज़र पे कर रहा है। जनरली जो हमारे यहाँ रूल है, जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी है वो बायर पे कर रहा होता है, तो लिहाजा देखें बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे बायर ही सिलेक्ट हुआ होता है, सेलर सिलेक्ट नहीं था।
तो यहाँ पे भी हम बायर को सिलेक्ट कर देंगे। अब अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन हमने सेलेक्ट करनी है। अप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, आपका कोई एजेंट भी हो सकता है, आपका एडवोकेट भी हो सकता है, या किसी और शख्स के ज़रिए भी आप स्टैम्प पेपर इशू करा सकते हैं। लेट सपोज़ हमने कहा कि कोई हम स्टैम्प पेपर जो इशू करा रहे हैं वो एडवोकेट मोहम्मद इजहार खान इशू करा रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेंट का NIC नंबर, हम इसको, मैं अपना एक्चुअल NIC नंबर नहीं लिख रहा, मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ। लेट सपोज़ मैंने लिखा 421011 123 4 5 6 7 8, ये मैंने एक किसी का फ़र्ज़ी नंबर लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, मैं अपना लिख रहा हूँ 0333354105 ईमेल आईडी आपने इसमें लिखनी है इजहार। मैंने अपनी ईमेल आईडी, क्योंकि पहले डेटा पुट किया हुआ था, आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। ये जैसी मैंने लिखी, अब ऐड इन्फॉर्मेशन आपने करानी है सेलर की। सेलर की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप, सेलर की विंडो खुल गई। और अब सेलर कौन है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कंपनी है? क्योंकि अमूमन प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ इंडिविजुअल लोगों से आप ख़रीदते हैं, इसलिए सेलर का नाम दे दिया। फ़र्ज़ करें हम कोई एक मिसाल उठा लेते हैं, हमने कहा सेलर हैं अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान का नाम डाल दिया हमने। अब्दुर्रहमान का कोई सा भी NIC नंबर हम एक रैंडम उठा लेते हैं मिसाल देने के लिए। तो ये रैंडम हमने नंबर उठाया। अब्दुर्रहमान साहब के वालिद का नाम फ़र्ज़ करें हमने लिख दिया अब्दुल कदीर लिख देते हैं, अब्दुल कदीर लिख देते हैं, अब्दुल कदीर लिख देते हैं। और उनका नंबर हमने लिखा, यही नंबर लिख देता हूँ जो मेरा है। ईमेल आईडी अब्दुल रहमान की डालनी है, लेकिन अब्दुल रहमान की ईमेल आईडी की जगह मैं अपनी ही डाल देता हूँ। अब इनका एड्रेस हमने डालना है। एड्रेस जिस प्रॉपर्टी को सेल बाय किया जा रहा है उसका भी डाला जा सकता है, या जिस रेजिडेंस पे ये रह रहे हैं वो रेजिडेंस का एड्रेस डाल देते हैं। हमने कहा हम कराची के इलाके गुलशन मेमार में हैं, तो हमने गुलशन मेमार का एड्रेस डाल दिया कराची। अब आगे ऑप्शन ये दे रहा है कि यूज़ दिस सेलर इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म। अगर फॉर्म के अंदर ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे, अच्छा ये क्या देखें, रेड कलर का इसने मार्क दे दिया, प्राइमरी सेलर वेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं कि प्राइमरी सेलर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमने इसको अनक्लिक किया और इसको ऐड कर दिया। ऐड किया तो देखें एक किसी ये देखें ये इन्फॉर्मेशन कोई रैंडम इसने उठाई है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारी फराम करदा नहीं थी, हमने इसको डिलीट कर दिया। इसको डिलीट किया मैंने यहाँ से, यस कर दिया। और हमने कहा कि इसको एडिट करो, एडिट करके इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना फॉर्म के अंदर, तो एडिट हो गया। इसी तरीके से परचेज़र की डिटेल डालनी है। लेट सपोज़ परचेज़र हमने कहा कि मोहम्मद नजम साहब कोई परचेज़र हैं, नजम उद्दीन NIC नंबर इनका भी हमने एक फ़र्ज़ी नंबर डाल दिया, ये फ़र्ज़ी नंबर डाला। इसी तरीके से इनके वालिद का नाम फिर हमने डाला, या वालिद का नाम डाल दिया, चलें वालिद का नाम कोई डाल देते हैं, मोहम्मद शरीफ डाल देते हैं, मोहम्मद शरीफ। कॉन्टैक्ट नंबर नजम साहब का हमने कहा कि कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं हम। ये नंबर हमने नजम साहब का ले लिया। नजम साहब की हमने ID ली, ईमेल ID नजम उद्दीन जो भी हम ले लेते हैं, एक ऐसे ही रैंडम उठा लेते हैं, hotmail.com उठा लेते हैं, या हम इसको ABC कर देते हैं, ABC। एड्रेस हमने कहा नजम साहब रहते हैं, लेट सपोज़ हमने कहा नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं नजम साहब, और इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा डाली जाए। जैसे ही मैंने ऐड लिखा, ये कह रहा है कि नेम इज़ नॉट वैलिड। नॉट वैलिड क्योंकि ये देखें ये हमने करेक्टर यूज़ कर लिया, इसलिए इसमें करेक्टर यूज़ नहीं करना। आपने फुल स्टॉप, हाइफन, इस तरीके के आपने यूज़ नहीं करने। ऐड जैसे ही किया, अब ये देख रहे हैं कि प्राइमरी परचेज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। हमने यहाँ से अनक्लिक किया इसको, अब जाके देखा तो परचेज़र ये रैंडम कोई चीज़ उठा रहा है, इसको हमने डिलीट कर दी। इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोवाइडेड नहीं है। यूज़ इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट की। नेक्स्ट जैसे ही हम गए, देखें फॉर्म के नेक्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई। अब डीड की इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है। लेट सपोज हमने कहा प्लॉट नंबर जो हम बेच रहे हैं उसका A001 कर देते हैं, उसको कहते हैं हम सेक्टर हमने कहा सेक्टर A फर्स्ट करें, और हमने कहा गुलशन में हमारा का ये इलाका है, हमने एक गुलशन में कराची लिख दिया। आपको पूरा एरिया लिखना है जो आपकी डीड के ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है। अब लैंड की वैल्यू जो है ना, आपने क्या वैल्यू मुख्तस की है वो वैल्यू आपने लिखनी है। फ़र्ज़ करें आपने कहा मैंने 5 लाख रुपए में प्लॉट ख़रीदा है,
अब कंस्ट्रक्टेड कितना है, ये ग्राउंड प्लस 1 है तो आप 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर वैल्यू आपने डालनी है कि अगर वैल्यू स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या है वो आप डालना चाह रहे हैं, डालना है, आपने कहा 0 ही रहने देता हूँ मैं। आगे नेक्स्ट गए, नेक्स्ट विंडो के ऊपर इसने कहा कि अब आपने अपना दोबारा से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है एक मरतबा से, तो वो मैंने कहा कराची मैंने जैसे सिलेक्ट किया, ताल्लुका के अंदर फिर मैंने अगेन कराची सेलेक्ट किया। अब मैंने देखें किस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करें गुलशन में हमारे वो मंगो पीर के अंदर लगता है हमारा, तो जैसे ही मैं मंगो पीर लिखूँगा या मंगो पीर इसने उठा के दिया, जैसे ही मंगो पीर इसने एडजेसेंट लोकेलिटी का एरिया उठाया। अब ये सिंगल लैंड क्लासिफिकेशन है आपकी या मल्टीपल लैंड, हमने कहा नहीं सिंगल लैंड है हमारी। लैंड की क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, अब क्लासिफिकेशन ये बिल्टअप प्रॉपर्टी है कमर्शियल, कोई ओपन प्लॉट है कमर्शियल, या फ्लैट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, कोई रेजिडेंशियल बिल्टअप प्लॉट है या रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट है। मैंने तो आगे अगर हम चलते हैं, देखें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड है, लैंड की क्लासिफिकेशन हमने कहा कि ओपन रेजिडेंशियल प्लॉट है। आगे इसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी 6 इसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट उठा के दे दी कि आपका जो गुलशन एमएमआर का इलाका जो मंगो पीर में वो कैटेगरी 6 के अंदर है। जैसे ही 6 के अंदर हमने इसको 6 सेलेक्ट किया, अब हमने कहा कितने गज की प्रॉपर्टी, हमने कहा 200 यार्ड की प्रॉपर्टी है। आगे देखें नीचे एक ये वैल्यूएशन का रेट 0 दिखा रहा है, लैंड वैल्यूएशन रेट 0 दिखा रहा है, लैंड वैल्यूएशन यूज़र प्रोवाइडेड, हमने 5 लाख रुपए वैल्यू शो की है। अब ये क्या वैल्यू उठा के देता है, देखें फाइंड लैंड रेट, हमने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो रेट था कैटेगरी 6 का वो 1500 रुपये गज़ है, 1500 पर स्क्वायर यार्ड, और गवर्नमेंट के हिसाब से लैंड वैल्यू 3 लाख रुपीज़ की बनती है, हमने प्रोवाइड की थी 5 लाख की। आगे चलता है नेक्स्ट के ऊपर, हम वैल्यूएशन रेट द यूज़र प्रोवाइड द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज ग्रेटर दैन द वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूएशन टेबल, इन दिस केस स्टैम्प ड्यूटी वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोटिंग फार्मूला। देखिए जो फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से ही जो है ना, फार्मूले के हिसाब से आपका रेट कैलकुलेट। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस चलान जनरेट, मैंने कहा यस। जैसे ही मैंने यस किया, देखें अब ये चलान जनरेट होने के बाद पूरी इसकी डिटेल आ गई शुरू से, देखें नीचे तक आप कि आपने स्टैम्प ड्यूटी जो पेबल है आपकी 3000 रुपीज़ है, टोटल पेबल अमाउंट भी 3000 रुपीज़ है, डीड की डिटेल आपकी आ गई, नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर है, कन्वेंस डीड आप इशू करा रहे हैं, 5 लाख रुपीज़ आपने वैल्यू प्रोवाइड की थी, और अमाउंट फॉर ड्यूटी कैलकुलेशन 5 लाख की थी, परचेज़र ने अमाउंट पे करना है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी चलान की इन्फॉर्मेशन आ गई, डिस्ट्रिक्ट आपका आया, ताल्लुका आया, इसी तरीके से प्रॉपर्टी की डिटेल जो हम परचेज़ कर रहे थे देखें उसकी पूरी डिटेल आ गई। A1 सेक्टर है, गुलशन एमएमआर कराची हमने लिखा था। आगे लैंड की वैल्यू हमने 5 लाख अपने तौर पे डाली थी, लैंड की वैल्यू जो बन रही थी वो 5 लाख ही इसने कैलकुलेट करके दी। वैल्यूएशन रेट इसने नॉन एग्रीकल्चर हमने लैंड सेलेक्ट की थी, तो ये देखें जो चीज़ें जितनी हमने सेलेक्ट की थी वैल्यूएशन रेट देखें इसने 1500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड 1500 इसने उठाया। इसी तरीके से लैंड वैल्यू इसने 3 लाख ऑटो कैलकुलेट करके दी है। लैंड का साइज़ आ गया, अप्लीकेंट की डिटेल आ गई, मोहम्मद इज़हार खान एडवोकेट ने इशू कराया था, उनका NIC नंबर आ गया, उनका ईमेल ID आ गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनका आ गया। इसी तरीके से सेलर की इन्फॉर्मेशन में हमने अब्दुल रहमान साहब का नाम डाला था, वालिद उनके अब्दुल कदीर थे, और NIC नंबर उनका NTN हमने नंबर मैंने इसमें अपने ही डाल दिया था। इसी तरीके से परचेज़र की डिटेल हमने डाली थी। आगे हमने जैसे इसको सेव किया तो देखें ये और चलान नंबर इसने जनरेट करके दे दिया। इसको आप कहीं पर नोट कर लें, नोट नहीं भी करते, जैसे ही आप प्रिंट चलान के ऊपर करेंगे तो ये प्रिंटिंग के लिए चलान जनरेट हो जाएगा। देखिए ये चलान जनरेट हुआ फॉर्म 32E स्टैंपिंग का, और इसमें सारी डिटेल जितनी हमने पुट की थी वो आ गई। इसने एक नंबर जनरेट कर दिया, इस नंबर से आपका चलान ट्रेस होगा। 3000 रुपीज़ आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब इसको आप जनरेट करने के लिए आपने इसको प्रिंट के ऊपर भेजेंगे, आपके पास इसका प्रिंट निकल के आ जाएगा, और इस अमाउंट को देखें लिखा हुआ वी डिस्क्लेमर द क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट, only one set of copies of the acceptable for depositing the challan, no photocopy or extra prints will be applicable।
Payment submitted against the multiple copies will be responsibility of the depositor and will have no liability on the government department or bank under any circumstances। देखिए अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग डबल इसके चालान जनरेट कर लेते हैं प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। उसके बाद वो गलती से फ़र्ज़ करें आपने एक नेशनल बैंक में जमा करा दिया, दूसरा आपको याद नहीं रहा कामों की मसरूफियत में, आपने कहा ये चालान शायद मुझे दोबारा जनरेट करना है। जहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा होता है वहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि लोग अवॉइड कर जाते हैं इन चीज़ों को। तो अगर आपने 2 मरतबा एक ही चालान को पे कर दिया तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है, वो आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे। तो लिहाजा इसको बड़ा केयरफुली एक ही प्रिंट निकालें, आप जाएँ उसको पे करें बैंक के अंदर। जैसे ही जब आप बैंक के अंदर इसको पे करेंगे तो बैंक कर आपसे जो कैशियर है वो आपसे कैश लेगा, इसके ऊपर स्टैंप लगा के आपको इसका रिसीविंग चालान देगा और उसके बाद वो एक ई स्टाम्प पेपर जनरेट करके आपको देगा, जिसका शेप मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का है, वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी। तो दोस्तों जो हमने चालान जनरेट किया, यकीनन ये आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी इसको किस तरीके से जनरेट करना है। इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं कि अगर आपने डिफरेंस स्टैम्प पेपर डिफरेंस वैल्यू का स्टैम्प पेपर जनरेट करना है, जैसे अभी हमने जब डेटा एंट्री की तो उसमें आपने देखा होगा मैंने 5 लाख रुपीस वैल्यू डाली थी, जबकि कैटेगरी जब हमने सेलेक्ट की तो उसने 3 लाख वैल्यू उसने जनरेट किया फॉर्म को बाय डिफ़ॉल्ट। अब बात यह है कि हम डॉक्यूमेंट में वैल्यू डालना चाहते हैं 5 लाख रुपीस की और चालान जनरेट हुआ बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 लाख वैल्यू के ऊपर, यानी 3,000 रुपीज़ का चालान जनरेट हुआ। तो इसका डिफरेंस अमाउंट का चालान कैसे जनरेट होगा ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।